जो करैक्टर से लेकर जो उनका पूरा जीवन काल है, और राहुल गांधी का 13 बार उन्होंने, उनकी माता ने उन्हें लॉन्च कर चुकी हैं और हर बार उनकी लॉन्चिंग फेल हो जाती है। वो मुलायम सिंह का बेटा, जिसको टोंटी चोर के नाम से पूरा देश जानता है। आज इस देश के अंदर जो परिस्थितियां ममता बनर्जी ने पैदा कर दी है, जो लोग केवल और केवल मुसलमान की बात करते थे, पाकिस्तान का हश्र देख लिया ना आपने, क्या हो रहा है। आज भीख मांगने में मजबूर है। आज यहाँ के मुसलमान कौन से भीख मांगने के लिए मजबूर हैं? मुझे इतना बताओ कि यूपीए का नेता कौन है, या तुम्हारा जो नया जमगढ़ बना है जिसका नाम, तो सदन में पता लग जाएगा कि वो दहाड़ेंगे कि रोएंगे। देखिए, राहुल गांधी केवल चिल्लाना जानते हैं, एक्टिंग करना जानते हैं, लेकिन वो भी उन पे नहीं हो पाती। कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता को किस प्रकार से सदन में क्या बर्ताव करना चाहिए। देश के अंदर सबसे बड़ा भगोड़ा अगर कोई है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने सदन में जिस प्रकार से आपने देखा कि जब अब 2024 में जो ये 5 लोकसभा सीट है, इस पर कांग्रेस का दावा है कि ये हम पूरी तरीके से जीत लेंगे। और उसके बाद जो दावे किए जा रहे हैं, वो दावे क्या सच में ही कुछ सही रहेंगे या गलत रहेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ युवा नेता बीजेपी के हैं उज्जवल पंडित जी। इनसे जरा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं ये 2024 में जो गठबंधन तैयार हुआ है, क्या ये अब की बार मोदी सरकार को हिला पाएगा या नहीं। देखिए, आपकी नज़रों में लगता होगा बहुत बड़े प्रभावी हैं, उन्होंने समाज पे बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। आप राहुल गांधी से शुरू करिए। राहुल गांधी जिस प्रकार से सदन में खड़े होकर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या ये भारतीय किसी राजनीतिक का या किसी प्रधानमंत्री बनने लायक व्यक्ति की भाषा हो सकती है? और जब सदन में वो लगातार चिंगाड़ते हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब दें, जब प्रधानमंत्री जी तो छोड़िए, जब हमारे मंत्री ही जवाब देने के लिए खड़े होते हैं तो किस प्रकार सदन से आउट होते हैं, किस प्रकार भाग जाते हैं भीगी बल्ली बन के। ना वो सुनना चाहते हैं, ना सदन चलना देते हैं। और उनका पूरा जो करैक्टर से लेकर जो उनका पूरा जीवन काल है, और राहुल गांधी का 13 बार उन्होंने, उनकी माता ने उन्हें लॉन्च कर चुकी हैं और हर बार उनकी लॉन्चिंग फेल हो जाती है। किस प्रकार उनका मजाक सबसे ज़्यादा देश में अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति का मजाक बनता है तो वह राहुल गांधी का बनता है। उसके बाद आप अरविंद केजरीवाल की बात कर लो। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर ये कहा था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आऊँगा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई इस प्रकार का राजनीतिक पद नहीं लूँगा। वो आज फिर कहाँ है? इसका मतलब बच्चों की भी झूठी कसम खा ली। और इन्हीं राजनेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को अरविंद केजरीवाल ने कभी गाली नहीं दी। जिस समय उन्होंने आंदोलन चलाया, किसको गालियां दी उन्होंने लगातार यूपी की सरकार और उसके मंत्रियों की भ्रष्टाचारी चीज़ों को खोलने का काम किया, लगातार उन पर आरोप लगाए। दिल्ली के अंदर जब उन्होंने चुनाव लड़ा, किसकी सरकार थी? वो कांग्रेस की सरकार थी। उसी शीला दीक्षित के ऊपर उन्होंने दुनिया भर के आरोप लगाए। उन्हीं कांग्रेस के नेताओं को, लगातार कांग्रेस की पूरी टीम को जिस प्रकार के वो ट्रकों भर भर कर गालियां देते थे, आज उनके साथ गल भैया भर रहे हैं। वो लालू यादव, ये केजरीवाल ही उन पर आरोप लगाते थे परिवारवाद का। वो लालू यादव जो कि अभी बेल पर चल रहे हैं चारा घोटाले में, और उनका बेटा अभी, उसके बाद भी उसके ऊपर भी जांच चल रही है। वो मुलायम सिंह का बेटा, जिसको टोंटी चोर के नाम से पूरा देश जानता है। कहां है ममता बनर्जी? आज इस देश के अंदर जो परिस्थितियां ममता बनर्जी ने पैदा कर दी है, वो वही परिस्थिति है जब देश से बांग्लादेश अलग हो रहा था, वो इन्हीं कांग्रेसी कोई कारण हुआ था। और अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज ना होते तो ये कब का उसी कलकत्ता और ये पूरा जो बंगाल क्षेत्र जो है वो सारा का सारा बांग्लादेश में शामिल हो जाया होता। और आज वही परिस्थितियां आज ममता बनर्जी पैदा कर रही हैं। लगातार जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, जिस प्रकार के हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जिस प्रकार के वहाँ काम करने वाले, वहाँ व्यापार स्थापित करने वाले लोगों से धन उगाई हो रही है, लगातार उद्योगपतियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सब क्या है? वो ममता बनर्जी जैसे लोग इनके आसात है। ये लोग देश के अंदर कोई प्रभाव डालेंगे? आप कहीं चले जाइए, अब जितने इनके गठबंधन में, वो शिवसेना जो कि लगातार जिसको देश का शेर कहा जाता था, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, आज उनके विचारों को उन्होंने मिट्टी में डालकर केवल सत्ता की लोलुपता के लिए गए थे, वो सत्ता भी हासिल नहीं हुई। आज उन्हीं के लोग उनको छोड़ के चले गए।
किसकी विचारधारा, कौन सी विचारधारा प्रभाव डालेगी। और जिस प्रकार से इस देश ही नहीं अभी तो विदेशों में भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों को, उनकी आध्यात्म शक्ति को, उनकी वैचारिक शक्ति को, उनके कार्य योजनाओं को जिस प्रकार से पूरा विश्व सराह रहा है। आज सारे प्रोटोकॉल छोड़ते हुए कई देशों कोई राष्ट्राध्यक्ष चरण छू रहा है, कोई विशेष तौर पर गले मिल रहा है, कोई द बॉस कहकर संबोधित कर रहा है। ये क्या है? ये भारत उस समय जब देश के अंदर कोरोना काल की परिस्थितियां पैदा हो गई थी, कहीं कहीं देश बर्बाद और खत्म होने के कगार पर था, ये भारत की भी स्थितियां बड़ी दयनीय हो गई थी। तो तब हमारे देश ने उसी आत्मनिर्भरता का प्रमाण देते हुए यहाँ 3-3 वैक्सीन बनाकर और केवल भारत ही के नागरिकों को नहीं बचाया, 152 देशों को इस देश ने, भारत ने वैक्सीन देने का काम किया। तो क्या वो आज भारत की जय जयकार नहीं करेंगे? वो इस सवाल तो ये भी हो जाता है ना कि 2014 में तो आपने हिंदू मुसलमान कर अपनी राजनीति चमका ली, 2019 में मोदी जी के नाम पर चमका ली, ये 2024 है, भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला। इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला, क्योंकि जनता जान चुकी है कि हर बार हिंदू मुसलमान होता है। गठबंधन जो है वो यही कहता है कि अब की बार हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला है। ये किसने किया हिंदू मुसलमान? हम कभी हिंदू मुसलमान की बात पे नहीं आए। आज मोदी जी की एक योजना बता दो कि केवल वो हिंदुओं के लिए है। एक योजना बताओ, क्या वो सड़कें जो आज जो सड़कों का निर्माण है, जिस गति से सड़कों का निर्माण हो रहा है, क्या उस पर केवल हिंदू चल रहे हैं? आयुष्मान कार्ड की योजना है, क्या केवल उस पर हिंदू चल रहे हैं? मुफ्त अनाज देने का काम अगर हम कर रहे हैं, क्या सिर्फ उस पर हिंदू चल रहे हैं? केवल वो हिंदुओं के घरों में जा रहा है? कोरोना वैक्सीन लगी, क्या केवल हिंदुओं को लगी? किसने करा देश के अंदर? मुसलमान और हिंदू और मुसलमान का बात करने वाले वो लोग हैं जो इस देश का, जिन्होंने बंटवारा करा, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने बांग्लादेश जिनके नेतृत्व में बना। केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिद थी प्रधानमंत्री बनने के लिए। इस देश की आजादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमान ने एक साथ लड़ी है। आज भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। यहां तो विरासतें जितनी थी, यहां केवल और केवल मुसलमानों और हिंदुओं की, राजपूतों की जो राजा थे उनकी विरासतें थी। मुसलमानों की विरासतें क्यों खत्म हो गई? इसी कांग्रेस ने खत्म की है। इसी कांग्रेस ने लगातार हिंदुओं और मुसलमानों को बांटकर देश पर राज करने का प्रयास किया, जो असफल हो गए। हमने एक बार भी बता दीजिए किसी हिंदू और मुसलमान के बीच में भेद करते हुए। हिंदू राष्ट्र आखिर है क्या? बीजेपी हर बार हिंदू राष्ट्र की बात करती है कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। क्या उनको रहने का अधिकार नहीं है? क्या आप उनसे अधिकार छीनना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बोलकर? हमने किस बात के लिए कहा? जो भारत की भारतीयता में जिएगा। हिंदू एक शब्द, एक जीवन शैली है। हिंदुत्व जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एक जीने की शैली है, वो कोई एक जाति नहीं है, एक बिरादरी नहीं है। वो इस भारतीयता की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ का मेलजोल, यहाँ का भाईचारा और यहाँ पल पल हर 25 किलोमीटर पर बदलने वाली भाषा, यहाँ के व्यंजन, यहाँ की विभिन्न प्रकार की जो तीज त्योहार, ये सब ये भारत है, ये हिंदुत्व है। इस धरा पर रहने वाला हर व्यक्ति जो इस भारतीय संस्कृति और भारतीय धरा में जीता है, जो भारतीय लोक संस्कृति में विश्वास करता है, जो सनातन में विश्वास करता है, जो अल्लाह में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, वो सभी व्यक्ति हिंदू हैं। हमने कब कहा? जो लोग केवल और केवल मुसलमान की बात करते थे, पाकिस्तान का हश्र देख लिया ना आपने, क्या हो रहा है? आज भीख मांगने में मजबूर है। आज यहाँ के मुसलमान कौन से भीख मांगने के लिए मजबूर हैं? ये केवल और केवल मुसलमानों को भटकाकर और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां, आज उनकी अपनी आय देख लीजिए। आज जो भी मुसलमान है, आप उससे बात तो करके देखिए। आज 3 तलाक जैसा जो जिसे कहते विभत्स स्थिति थी परिवारों के अंदर, उस स्थिति को आज हमने वहां की महिलाओं को एक स्वाभिमान के साथ खड़ा किया है। क्या वो हमने सही नहीं किया? केवल और केवल आरोप लगा के हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात, हमने हमेशा देश के विकास की बात की, देश में रोजगार की बात की, आत्मनिर्भर भारत की बात की, भारत को स्वाभिमानी बनाने की बात की, यहाँ के युवा को रोजगार मांगने की जगह रोजगार देने वाला व्यक्ति बनाने की बात की। हमने तो कभी भी ऐसी बात नहीं की। हम तो आज भी 2024 में अगर हम पदार्पण कर रहे हैं, तो हमने आज 70 सालों में केवल 67 हवाई अड्डे बने हैं। आज 145 से ज्यादा हवाई अड्डे बने हैं। जिस गति से भारत की रोड बन रही हैं, वो आपने देख ली। कन्याकुमारी से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के अंदर जिस प्रकार की विकास की गाथा बह रही है, वो क्या हिंदू मुसलमान बहकर बह रही? आज जिस कश्मीर के अंदर जिन हमारे उन भाइयों को भटकाने का काम, जिन भाइयों को जिनको इस देश से एक अलग राज्य देश बनाने का काम अगर कर गया था, तो वो इन्हीं कांग्रेस के लोगों की बोई हुई जड़ें थी।
जिन जड़ों को हमने काटने का काम किया है। आज कश्मीर के अंदर तिरंगा यात्रा होती है, उन्हीं शिकारों को जो लोग कहते थे कि ये तो बिल्कुल अलग देश है, वहां 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, वो सब जो इस भारत के अंदर चलता था वो हमने खत्म कर दिया। और कश्मीर का युवा उस बात को सहर्ष से स्वीकार रहा है, वो जान रहा है कि हाँ भारत ये भी है। आज वहां पर प्रधान के चुनाव नहीं होते, आज प्रधान के जब चुनाव हुए, जब उनको लगा कि भारत में ये व्यवस्था है, भारत ये है, तब वो भारत के साथ जुड़े हैं। आज वहां आतंकवाद खत्म हुआ है, पत्थरबाजी खत्म हुई है। आज जो लोग भारत के अंदर यहां रहकर निकलने वाली कावड़ यात्राओं पर, रामनवमी की यात्राओं पर, हनुमान जयंती की यात्राओं पर, तिरंगा यात्राओं पर जो पत्थर बरसाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चंद इन्हीं कांग्रेस के द्वारा, इनके वोट बैंक द्वारा बरसाए जा रहे हैं। और हम तो विकास की गाथा, सबका साथ सबका विकास, इसी ध्येय के साथ हम लगातार चल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है उत्तराखंड में 5 की 5 सीट आ जाएंगी या नहीं आ पाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में विकास के ध्येय के साथ काम कर रही है। जनता इसका जवाब लगातार दे रही है। 2014 में भी दिया, 19 में भी दिया और 2024 में भी दिया गया। यहाँ 2019 के बाद जिस समय आदरणीय नितिन गडकरी जी, मोदी जी के नेतृत्व में योजना आए कि ऑल वेदर रोड, उस ऑल वेदर रोड के माध्यम से जितनी गति से यहाँ काम हो रहा है और पर्यटन बढ़ रहा है, वो क्या विकास नहीं दिखता? आज जिस कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने का जो केवल बात कभी की जाती थी, आज वो स्वप्न पूरा होने जा रहा है। वो किसने किया है? जिस समय केदारनाथ के 2013 के अंदर आपदा आई, आज केदारनाथ का जो स्वरूप, आज सबसे ज्यादा आमद, कभी इतने ज्यादा यात्री कभी नहीं आए जितने कि आज पिछले कुछ सालों में आ गए। और अभी हमारा 2025 तक, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 10 साल में के अंदर ये उत्तराखंड भारत के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। ये उत्तराखंड अपने आप में एक विशेष भूमिका रखेगा, तो आज बनने जा रहा है। आज यहाँ रोजगार की तलाश में आज हमारे सिडकुलू के अंदर लगातार बाहर प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। अपने राज्य का युवा आज होम स्टे योजना के माध्यम से एक बड़ा रोजगार उसको प्राप्त हो रहा है। खेती अपने खेतों में करके वो एक बड़ा रोजगार प्राप्त कर रहा है। हम लोग लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर वो युवा मुख्यमंत्री, जिसके की शब्द ही अपने आप में एक उत्साह और जुनून पैदा करते हैं, लगातार हर चीज़ों में वो कार्यालय में ना बैठकर लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, हर गतिविधि के लिए, हर क्षेत्र के अंदर तुरंत पहुंचकर काम कर रहे हैं। ऐसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश को मिले हैं। क्या उनके नेतृत्व में ये सब चीज़ें नहीं चल रही? किसको वोट पड़ेगा? सब भारतीय जनता पार्टी को ही वोट पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें, पांचों की पांचों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की संवेदनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की सहानुभूति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। उस विश्वास को वो कायम रखेंगे। अच्छा, तो आपने देखा है हमारे साथ उज्जवल पंडित जी थे, हमने इनसे बातचीत करी 2024 को लेकर। युवा हैं तो युवा की आवाज जो है वो बहुत ज्यादा तकड़ी होती है, और ये इन्होंने बता भी दिया अपने सवालों के जवाब से।